नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा बेहद ही खास शो जो हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि सिखा सकें आपको निवेश के गुर। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान की हैं, करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कब कैसे कहां इन्वेस्ट करें और कैसे बेहतर पोर्टफोलियो बनाएं ताकि अच्छी रकम एक्यूमुलेट कर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके, तो अपने सवाल आप हमें भेज दीजिए। तरीका आपकी स्क्रीन पर है 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com पर आप अपनी ईमेल भी भेज सकते हैं। इसके अलावा #AskAwaz yourmoney पर अपने सवाल हमें लिख भेजिए। ट्विटर और फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर यानी CNBC आवाज के हैंडल पर जाकर अपने सवाल हमें भेजिए। हमारे साथ आज आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर विकास पुरी मौजूद हैं। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेश्चंस लेने से पहले आज ETF के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में कि ETF होते क्या हैं, फंड से कैसे डिफरेंट होते हैं ये, और इनमें इन्वेस्ट करने का क्या तरीका होता है, तो कुछ बारीकियां समझते हैं। तो बताइए विकास जी, स्वागत है आपका। ETFs के बारे में क्या राय है आपकी? धन्यवाद दीपाली फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सो ETF बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, व्हिच मींस इन अ सिंपलर टर्म्स वो म्यूचुअल फंड्स जो आपको एक रेगुलर जरिए से जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं अवेलेबल है, प्लस एक्सचेंज पे भी अवेलेबल है। सो दीज आर फंड्स व्हिच आर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। सो एक तो ETF वो हो गया एक सिंपल लैंग्वेज में। बाकी ये जो फंड्स होते हैं टिपिकली ये किसी इंडाइसिस को या इंडेक्स को मिरर करते हैं। उसकी एक स्टॉक्स की बास्केट होती है और उस बास्केट को ही पूरा जो होता है रेप्लिकेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे निफ्टी 50 है, सो निफ्टी के 50 स्टॉक्स का कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो अगर कोई म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी निफ्टी 50 ETF लेके आती है तो वो जो 50 के 50 निफ्टी स्टॉक्स हैं वो उसमें अवेलेबल रहेंगे और जिस रेशो में वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं वही रेशो फंड मैनेजर यहाँ पे मेंटेन करेगा। और उस रेशो को जितना जो वेरिएशन है, बिकॉज स्टॉक मार्केट डेली बेसिस पे बदलती है, स्टॉक प्राइसेस डेली बेसिस पे बदलते हैं, तो फंड मैनेजर्स को उनको ट्रैक करना होता है। और जिस फंड मैनेजर की ट्रैकिंग एरर सबसे कम हो, विच मीन्स वो निफ्टी 50 का अगर ETF है और उसको एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर रहा है और उसका जो वेरिएशन है बहुत कम हो रहा है, तो उसकी ट्रैकिंग एरर कम है और वो एक बड़ा अच्छा ETF माना जाएगा। सो ETFs आपको फिर जैसे मैंने निफ्टी 50 का बताया, उसी तरीके से स्मॉल कैप फंड्स अगर 250 स्टॉक्स की एक बास्केट उठा लेंगे, उस बास्केट को अगर ETF के रूप में अगर ऑफर किया जाता है क्लाइंट्स को तो उसको स्मॉल कैप निफ्टी ETF बोला जाएगा। या कोई गोल्ड फंड, अगर आप गोल्ड जो है वो गोल्ड बीज की फॉर्म में ETF एक्सचेंज पे लेना चाहते हैं तो उसको गोल्ड बीज ETF बोलते हैं। तो ETF इज अ बास्केट ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स या स्टॉक्स जो किसी एक पर्टिकुलर इंडाइसिस को ट्रैक करता है, जो कि आप बैंकिंग निफ्टी भी हो सकता है या ऑटो निफ्टी भी हो सकता है। ओके, तो क्योंकि हम ETFs में भी SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं विकास जी, तो एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है जो आम इन्वेस्टर्स को होता है वो ये कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो आपने बताया कि वो एक्सचेंज के ट्रेडेड फंड्स होते हैं, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के नहीं, जैसे गोल्ड हो गया, निफ्टी ETF हो गया, वो क्लियर है। लेकिन अगर पोर्टफोलियो क्रिएशन करना हो आप, क्योंकि इंडेक्स के फंड्स भी आते हैं, इंडेक्स के ETFs भी आते हैं, तो कौन सा लेना चाहिए? म्यूचुअल फंड्स को पिक करें, ETFs को पिक करें, कौन सा बेटर रहेगा? या एक मिक्स एंड मैच पोर्टफोलियो बनाए, मतलब कैसे डिसाइड करें कि इंडेक्स या फिर गोल्ड ETF के साथ जाए या फंड चुने? सो कंफ्यूजन दूर करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम निफ्टी 50 ETF की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल HDFC निफ्टी 50 है या UTI निफ्टी 50 या अदर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के हैं, यदि आप एक टिपिकल प्रॉपर जो म्यूचुअल फंड लेते हैं उस रूट से लेते हैं तो वो एक फिजिकल फॉर्म में जैसे आपको स्टेटमेंट आती है या आपकी जो होल्डिंग है वो हो गई। यही चीज अगर आप अपने डीमैट के थ्रू लेंगे तो वो निफ्टी 50 ETF रूट से हो जाएगा। SIP आप यहाँ भी कर सकते हैं, SIP वहां भी कर सकते हैं। नाउ थिंग इज कि अगर आपने मान लीजिए निफ्टी 50 ETF लिया तो अगर आप 5,000 रुपए की SIP कर रहे हो तो उसमें आपको 2600-2700 वाला रिलायंस भी मिलेगा, आपको एशियन पेंट्स भी मिलेगा, HDFC बैंक या HDFC लिमिटेड भी मिलेगा। तो ऑल टॉप 50 कंपनीज जो है वो आपकी उस 5,000 की जो मंथली SIP करेंगे आपको उसमें एक्सपोजर मिलेगा। सो फॉर एग्जाम्पल आप म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो लार्ज कैप फंड क्या करता है, टॉप की जो बड़ी कंपनीज होती है वो उनको करता है, लेकिन फंड मैनेजर वहां पे एलोकेशन चेंज कर सकता है कि मान लीजिए अगर निफ्टी में रिलायंस की वेटेज X है तो वो अपने फंड में रिलायंस को कम रख सकता है या X से थोड़ा ज्यादा रख सकता है। बट निफ्टी 50 ETF में अगर रिलायंस की वेटेज जो स्टॉक मार्केट में है वही वेटेज उसकी ETF में आएगी, एशियन पेंट्स की जो वेटेज है वो वही आएगी, SBI की वही आएगी, HDFC की वही आएगी। तो फंड मैनेजर यहाँ पे एलोकेशन जो है वो चेंज नहीं करता, वो स्टॉक मार्केट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी जो रेशो है उसी को मेंटेन करके रखता है।
सो इन्वेस्टर्स के लिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि ईटीएफ, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप डीमैट अकाउंट के थ्रू भी ईटीएफ ले सकते हैं, और यदि आपके पास डीमैट नहीं है तो आप जो रेगुलर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करते हैं उसमें आप निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया, या ऑटो इंडेक्स हो गया, या प्राइवेट बैंक्स इंडेक्स हो गया, या मिड कैप कंपनी इंडेक्स हो गया, या निफ्टी 50 जो बोलते हैं हम, टॉप की 50 कंपनी, 50 के बाद वाली अगली जो 50 कंपनी यानी 50 से 100 मार्केट कैप के हिसाब से जो कंपनीज होंगी उस ईटीएफ को ले लेंगे, तो आपको एक्सपोजर उन 50 यानी 51 से लेके 100 नंबर तक के जो कंपनीज है उनका एक्सपोजर आपको मिल जाएगा। तो आपके पास अब दो तरीके हैं ईटीएफ लेने के, या आप रेगुलर जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करते हैं वैसे लीजिए, या फिर आप एक्सचेंज से ले लीजिए। ओके, चलिए ठीक है। अब कुछ ईटीएफ भी जान लेते हैं। तो जैसे आपने बताया गोल्ड या फिर निफ्टी, मिड कैप, मतलब अलग अलग इंडेक्स के ईटीएफ्स आते हैं। अगर कोई ईटीएफ लेना चाहता है तो आपके प्रिफर्ड चॉइसेस क्या हैं ईटीएफ कैटेगरी में? ईटीएफ में एक जो बड़ा अच्छा अभी जो ईटीएफ का एक प्रचलन शुरू हुआ, उसमें जो अगर यूएस मार्केट्स में या इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्टर्स को एक्सपोजर लेना था तो उसमें ईटीएफ रूट एक बहुत अच्छा रूट ऑफर हुआ, और उसमें काफी ज्यादा ट्रैक्शन है। इनफैक्ट इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ गए दीपाली जी कि गवर्नमेंट बीच बीच में उसको स्टॉप भी करती है, बिकॉज देयर इज अ थ्रेशहोल्ड, देयर इज अ लिमिट कि कितना पैसा यहाँ से निवेशकों का बाहर इन्वेस्ट होगा। यदि वो पैसा जरूरत से ज्यादा जा रहा है तो वो इंटरिम पीरियड में बंद भी कर देते हैं FT। तो फॉर एग्जांपल नैस्डैक 100 फंड हो गया, तो नैस्डैक की जो 100 कंपनीज है उसमें आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। या जैसे मैंने बोला इंडियन मार्केट्स में निफ्टी 50 हो गया, या फिर गोल्ड में अगर आपने करना तो गोल्ड ईटीएफ हो गया। शुरू हो गया, 5 मिनट हो गए। इनफैक्ट आपका जो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर है या बॉन्ड्स है तो बॉन्ड ईटीएफ भी होते हैं। तो यदि आप मान लीजिए सिंगल बॉन्ड एक्सपोजर लेना है या 2 बॉन्ड्स का एक्सपोजर लेना है, आप सीधा एक बास्केट ऑफ वो ले लीजिए ईटीएफ। तो जैसे फॉर एग्जांपल भारत बॉन्ड ईटीएफ है, तो वो आपका मल्टीपल जो बॉन्ड्स हैं उसका एक कॉम्बिनेशन बास्केट बना के ऑफरिंग देता है इन्वेस्टर्स को। तो इस तरीके से अलग अलग ईटीएफ है। तो मैं अगर बोलूंगा मुझे लेना हो तो एक ईटीएफ आप निफ्टी का ले लीजिए, एक निफ्टी नेक्स्ट 50 का ले लीजिए, एक ईटीएफ आप नैस्डैक का ले लीजिए जो आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोजर देता है, और गोल्ड का ले लीजिए। तो ये 3 से 4 जो आप ईटीएफ लेते हैं इसमें आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है मार्केट। ओके, चलिए तो ये कुछ है ईटीएफ की चॉइसेस आपके स्क्रीन पर अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपके ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा भी, इस डिस्कशन के अलावा भी, अगर कोई है ईटीएफ्स को लेकर कंफ्यूजन ईटीएफ पोर्टफोलियो में है या ऐड करना चाहते हैं, कोई भी सवाल है तो आप योर मनी में भेज सकते हैं ही। आप कनेक्ट करते हैं कॉलर्स से। पहले कॉलर हमारे साथ आशीष पांडे नई दिल्ली से मौजूद हैं। आशीष जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। हाँ जी गुड इवनिंग। एक्चुअली मैं 33 एज है मेरी। मैंने पीपीएफ में हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और LIC का अराउंड 30,000 रुपये पर ईयर इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा मेरे पास 20,000 पर मंथ की इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, जो कि मैं हर महीने हर साल 10% के हिसाब से बढ़ा सकता हूँ। तो मुझे एक्चुअली 10 साल में 50 लाख के अराउंड एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि 50 लाख के आसपास पहुँच सके। तो कहाँ पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ? एक्चुअली मैं न्यू इन्वेस्टर हूँ, मैंने अभी जस्ट डीमैट अकाउंट बनाया, तो कैन यू हेल्प मी इन दैट कि क्या क्या सेफ ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें बिल्कुल आशीष जी, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब आपको कंफर्टेबल हो, जब आपको जानकारी मिले तब स्टार्ट करना चाहिए। बस मैं एक चीज क्लैरिटी चाहती हूँ। आपने कहा कि 10 इयर्स में 50 लाख का टारगेट है, और इनिशियली आप 10,000 या 20,000 कितने की SIP कर सकते हैं? 20,000 तक कर सकते हैं, और जो कि हर साल 10% और हर महीने हर साल 10% इंक्रीज करेंगे। ओके, यस ठीक है, क्लियर है। तो पूछ लेते हैं विकास जी से। तो विकास जी बिगनर हैं, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, तो प्लीज इनकी हेल्प कीजिए। 20,000 पर मंथ इनिशियली डालेंगे, 10,000 हर साल इंक्रीज करेंगे। तो स्ट्रैटेजी तो ठीक लेकर चल रहे हैं, लेकिन किन फंड्स के साथ ये स्टार्ट करें, एलोकेशन किस फंड में कितना कितना करें, और दूसरी बात ये कि 50 लाख का जो 10 इयर्स का टारगेट है वो क्या इससे पूरा हो सकेगा या नहीं? आशीष जी, जो आपने स्टार्ट किया है पीपीएफ एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। डेट फंड्स इंस्ट्रूमेंट्स में हम सबको ये रिकमेंड करते हैं कि आप पीपीएफ का एक्सपोजर जरूर लीजिए, लेकिन यहाँ आपका थोड़ा ओवर एक्सपोजर हो गया, बिकॉज आप 12,500 अगर मंथली पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये सलाह दूंगा कि आपको पीपीएफ में जो 7-7.5% का जो एक रेंज चलेगा या है, और गवर्नमेंट कोई बहुत ज्यादा उसको बढ़ाने वाला नहीं है, वो आगे फ्यूचर ईयर्स में कम ही होगा। जब थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी कम होंगे तो इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे। सो मेरा कहने का मतलब कि आप क्या करिए, 12,500 को पहले तो स्प्लिट करके 6,500 पीपीएफ में करते रहिए, रिमेनिंग 6,000 आप ELSS रूट से जाइए। उसमें आपको 2 बेनिफिट है।
पीपीएफ में आपको 15 से 20 साल का जो लॉक इन आपका वो एक लिक्विडिटी आपका जो है ब्लॉक हो जाती है। और वहीं पे अगर आप ईएलएसएस करते हैं तो ईएलएसएस में आपको 3 साल की लॉक इन पीरियड रहती है, उसके बाद वो फंड अवेलेबल होता है टू यूज। दूसरा, आपको पीपीएफ में 7.5% की जो एवरेज एक रिटर्न मान के चलते हैं लॉन्ग टर्म एवरेज, वो यही आप ईएलएसएस का अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म एवरेज तो 12 से 15% का इजी एक मतलब रिटर्न रहा है इसका ईएलएसएस कैटेगरी का। तो आपकी यील्ड बढ़ जाएगी यदि आप अपनी इसी इन्वेस्टमेंट को स्प्लिट करते हैं। अब हम आते हैं कि आपने जो एसआईपी करना चाहते हैं, तो एसआईपी जैसे आपने बोला कि 10,000 वो हो गया और अगर 6,000 आप यहाँ से पीपीएफ वाला लेंगे तो 16-17,000 की ये एसआईपी हो गई। और थोड़ा अगर और ऐड कर सकते हैं तो आप 20,000 की अगर एसआईपी शुरू करते हैं तो आपका जो 50 लाख का टारगेट है वो बहुत कंफर्टेबली अचीव हो जाएगा। रादर उसमें आपका कॉर्पस ज्यादा बड़ा बनेगा या आपका 10 साल से पहले बन जाएगा। नए फंड जो आप ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि आपने बोला कि आपने डीमैट अकाउंट खोला है और ईटीएफ आप ले सकते हैं, तो एचडीएफसी निफ्टी 50 ईटीएफ आप स्टार्ट करें। आप मेरे एसेट लार्ज कैप फंड ले लीजिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड ले लीजिए, और एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी जो होता है वो ईएलएसएस फंड होता है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, विच मीन्स कि आपको इसमें आपका निवेश भी हो रहा है, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा और उसके साथ साथ आपका रिटर्न भी पीपीएफ से अच्छा रहेगा। तो ये बहुत अच्छा ब्लेंड बन जाएगा आपका। 4 आप म्यूचुअल फंड कर लीजिए, एक आपका पीपीएफ चल रहा है और आप इंश्योरेंस कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। तो आपका एक बहुत ही डिसेंट पोर्टफोलियो बन जाएगा टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल्स। ओके, चलिए, तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है और जैसे आपको बताया गया है उसके हिसाब से चेंजेस कीजिए। मैं क्विकली रिपीट कर देती हूँ आशीष आपके लिए। जो आप 12,500 पीपीएफ में डाल रहे हैं उसको आप 6,500 पीपीएफ में डालिए, बाकी 6,000 आप किसी ईएलएसएस में डाल सकते हैं, टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात ये कि आपका जो 50 लाख का टारगेट है उसके लिए सिर्फ 16,000 की एसआईपी काफी होगी, लेकिन फिर भी आप 20,000 और 10% जो आप एनुअली ऐड करने का प्लान लेकर चल रहे हैं उसी के साथ स्टिक कीजिए। इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखते हुए जितना ज्यादा आप एक्यूमुलेट कर लेंगे उतना बेनिफिट होगा। रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो एचडीएफसी निफ्टी 50, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज, मेरे एसेट लार्ज कैप और एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, इन फंड्स के साथ आप अपने पोर्टफोलियो क्रिएशन कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं इन स्टॉक्स में। आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये 16,000 के हिसाब से आपको पोर्टफोलियो सजेस्ट किया गया है, लेकिन आप 20,000 की कर सकते हैं, तो उसके साथ भी कंटिन्यू कीजिए। सत्य भूषण है हमारे साथ दिल्ली से। सत्य जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैम। नमस्ते। एक्चुअली क्वेश्चन यह है कि जैसे मेरे पास टोटल 7 फंड हैं, उसमें से मैं 1,000 रुपीज डिपॉजिट करता हूँ, कोई 1-2 फंड है उसमें 2,000 करता हूँ मंथली। अब मेरे को ये पता करना है कि क्या ये इसको रिव्यू करना था कि क्या इसमें से कोई चेंजेस कर सकता हूँ या कोई नई मतलब कि सिप ले लूँ इसको कुछ चेंज करके। तो पोर्टफोलियो के लिए मेरा रिव्यू करना था, क्योंकि कब से कर रहे हो आप इसमें? करीब लास्ट 5 ईयर से कर रहा हूँ, 5 to 6 ईयर से। ओके, 5 से 6 साल आपको हो चुके हैं। मेरे ख्याल से 8 फंड्स है आपके पास, 8,000 रुपए की मंथली एसआईपी और 8 फंड्स है, करेक्ट? राइट। ओके, और आपका टारगेट है 10 से 15 साल में 50 लाख का। राइट, ठीक है, आपका सवाल समझ में आ गया। मैं विकास जी से बता देती हूँ। विकास जी, 8 फंड्स हैं इनके पास, 1,000 रुपए महीने की एसआईपी हर फंड में। तो पहली बात तो 8,000 के हिसाब से क्या इतने सारे फंड्स की जरूरत है, या इसको थोड़ा छोटा कर ले पोर्टफोलियो को। दूसरा सवाल कि इनके अभी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू 6 लाख रुपए के आसपास है और इनका जो होराइजन है वो 10 to 15 ईयर्स में 50 लाख का है। तो बताइए अपने सजेशंस। सो सत्य जी, आपकी फंड सिलेक्शन बहुत अच्छा। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें जो फंड्स हैं अगर मैं बोलूं कि निकालेंगे तो डिफिकल्टी होगी कौन सा निकालें, बट आपके लार्ज कैप फंड जो 3 फंड्स हैं उसमें से आप किसी एक फंड को हटा के और 2, जैसे फॉर एग्जांपल आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी लार्ज कैप फंड हो गया और एसबीआई दूसरे जो फंड्स हैं आपके लार्ज कैप के वो भी हैं। सो आप यदि एक आध फंड कम करना चाहते हैं कर दीजिए, अदरवाइज 8 से ज्यादा बढ़ाइएगा मत। आप अपनी एसआईपी जरूर बढ़ाइए इन 8 फंड में। आपके जो टारगेट था उसके हिसाब से यदि अगर आप 8,000 का एसआईपी करते हैं तो आपको रफली 36 लाख रुपए बनेगा, इंक्लूडिंग जो आपने अभी 5 साल से पैसा जमा किया, आपने कुछ आई थिंक 6 लाख के आसपास आपके पास एक मुश्त रकम जमा हो चुकी है। तो आप टारगेट से पीछे छूट जाएंगे यदि आप अगर इसी अमाउंट से कंटिन्यू करते हैं। तो आपको या तो अपना टाइम होराइजन बढ़ाना पड़ेगा कि आप 10 साल के बदले में अगर 15 साल चलेंगे तो आपका सीधा 36 का 72 लाख हो जाएगा। मैंने 12% की कैलकुलेशन की है, हालांकि रिटर्न इन फंड्स में 15-16% की भी आती है, लेकिन मैं कंजर्वेटिव होकर अगर चलता हूँ तो 12% से अगर आप करते हैं तो आपको ये 10 के बदले 15 साल का करना पड़ेगा।
और यदि आप SIP बढ़ाते हैं तो आपका ये टारगेट पूरा भी हो सकता है। तो आप इसी तरीके से अपना SIP बढ़ाते रहिए। और फंड्स जो मैं देख रहा हूँ आपके, उसमें आपका ब्लेंड बहुत अच्छा है। आपके पास लार्ज कैप फंड्स हैं, आपके पास में मिड कैप फंड्स हैं, आपके पास में स्मॉल कैप फंड्स हैं। सो और फंड ऐड मत करिएगा, बट जो गिवन फंड्स हैं आपके, उसमें SIP ऐड करते रहिए आप। ओके, चलिए अगला सवाल लेंगे। ईमेल के थ्रू एक सवाल आया है, सुनील गुप्ता ने ये सवाल भेजा है और इनका मौजूदा जो SIP है वो 16,000 रुपए महीने की चल रही है। 15 ईयर्स में 2 करोड़ का टारगेट है और पोर्टफोलियो में क्या कुछ चेंजेस करने चाहिए या फिर नहीं, ये जानना चाहते हैं। पोर्टफोलियो में बता दूं, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में 3,000 पर मंथ, PGI इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 3,000, एक्सिस स्मॉल कैप में 3,000 पर मंथ है। इसके अलावा SBI फोकस्ड इक्विटी, SBI लार्ज मिड कैप में 2,000 ईच ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यानी जो टोटल SIP है वो 16,000 के आसपास की है। बताइए इनका पोर्टफोलियो कैसा लगा और इनके गोल पर आपकी सलाह। तो इनको स्लाइटली थोड़ा चेंजेस बोलूंगा मैं। आप जो ICICI प्रू टेक्नोलॉजी फंड कर रहे हैं उसमें रादर देन आप उसको स्टॉप करके आप ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज चलाइए, तो आपको IT का भी क्या टेक्नोलॉजी फंड आपका एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड है। वो सेक्टर कभी रिवाइव होने में अगर टाइम लगाएगा तो आपका पोर्टफोलियो मूव नहीं करेगा। इट्स बेटर कि आप ICICI प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड है उसको आप उसमें चेंज कर दीजिए, तो आपको मल्टीपल सेक्टर्स का एक्सपोजर मिलेगा। दूसरी तरफ एक्सिस स्मॉल कैप की जगह पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सिस फोकस 25 में आप अपना SIP स्टार्ट करिए। और जो अपना SBI फोकस्ड है और SBI लार्ज एंड मिड कैप है, तो फोकस्ड को आप SBI लार्ज एंड मिड कैप में शिफ्ट कर दीजिए। बाकी आप अपना SBI स्मॉल कैप कंटिन्यू रखें, तो आपको एक बड़ा परफेक्ट ब्लेंड मिल जाएगा पोर्टफोलियो का। इन द गिवन सिनेरियो आपका SIP थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है, आपको रफली 30,000 का SIP चाहिए आपके अपने गोल को अचीव करने के लिए। यदि आप एग्जिस्टिंग सेटअप में चलेंगे तो आप अपने टारगेट से लगभग 50-60% तक ही पहुंच पाएंगे। ओके, ठीक है, तो ये सलाह आपके लिए दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर और उसी के हिसाब से आप रणनीति बना सकते हैं। थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करेंगे अपने गोल को हासिल करने के लिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे। आप देखते रहिए योर मनी। Celebrating Dr. Korea National Milk Day. फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। 17,550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3,300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहें, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज है कि नहीं? बिल्कुल जायज है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने, स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह।
तो देखिए आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000 जब रुपया 1 डॉलर 70 रुपए पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पे बैंक आपसे 5% TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपसे ले लेगा। और अगर आपके पास आप देख रहे हैं योर मनी, और कुछ और क्वेरीज अब ले लेते हैं। अगले कॉलर मुकेश अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं मुंबई से। मुकेश जी, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? चलिए, क्या फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई? सवाल मैं बता देती हूँ। 40,000 की SIP महीने कर रहे हैं। पोर्टफोलियो इनका जो है वो काफी सारे फंड्स हैं। इनफैक्ट फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी एडवांटेज, HDFC हाइब्रिड इक्विटी, कोटक फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी, मरई एसेट इमर्जिंग, कोटक डेट हाइब्रिड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, फ्रंटलाइन इक्विटी, आदित्य बिरला सन लाइफ का, ICICI पोटेंशियल US ब्लू चिप इक्विटी, IDFC निफ्टी 50, एक्सिस बैंक स्मॉल कैप। बहुत सारे फंड्स इनके पास, जिसमें फ्लेक्सी कैप और हाइब्रिड फंड्स की ओवरलैपिंग भी है। और फिलहाल जो इनकी SIP है वो 40,000 की है। हमारे साथ इनफैक्ट वापस कनेक्टेड भी है। तो मुकेश जी, आपका पोर्टफोलियो तो हमने देख लिया, काफी सारे फंड्स हैं इनफैक्ट आपके पोर्टफोलियो में। मेरे ख्याल से 10 से ज्यादा फंड्स हैं, 12-13 फंड्स होंगे। क्या सवाल है अब आपका? पोर्टफोलियो तो देखा, अब जानना क्या चाहते हैं? मैडम, मेरा जो मैंने भेजा था आपको कि मेरे को रिटायरमेंट के टाइम में अराउंड 3.5 करोड़ 4 करोड़ चाहिए था, और मेरे को एवरी इंटरमेंट ईयर आफ्टर 4 to 5 ईयर एवरी ईयर मेरे को अराउंड 5 to 6 लाख रुपीज चाहिए, और आफ्टर 3 ईयर बच्चों के पढ़ाई के लिए 50 लाख का रिक्वायरमेंट है, एंड आफ्टर 5 ईयर मैरिज के लिए 75 लाख का रिक्वायरमेंट है मैडम। तो ये विद दिस फंड मेरे को हो जाएंगे मेरा रिक्वायरमेंट, और मेरे को कुछ करना है? आपको करना बस इन्वेस्ट है और अच्छे फंड्स के साथ स्टिक करना है। बाकी रही आपके पोर्टफोलियो और आपके गोल पर सलाह, वो विकास जी से ले लेते हैं। तो विकास जी, फंड्स तो काफी सारे हैं इनके पोर्टफोलियो में। तो पहला तो डेफिनेटली आपको इनका पोर्टफोलियो देखना है कि क्या वो सही है या नहीं, या इनको कुछ चेंजेस करने हैं, छोटा करना है या नहीं, वो आप बताइए। अब दूसरा सवाल इनके गोल्स का है। मैं गोल्स क्विकली रिपीट कर देती हूँ। 2 इयर्स में डॉटर की एजुकेशन के लिए 20 लाख, नेक्स्ट 5 इयर्स में डॉटर की शादी के लिए 60 लाख, 5 इयर्स में इनको विदेश यात्रा करनी है, उसके लिए 8 लाख, और इसके बाद 12 साल बाद रिटायरमेंट की भी प्लानिंग है, जहां पे करोड़ टारगेट कर रहे हैं, और रिटायरमेंट के बाद मंथली इनकम भी चाहिए। तो थोड़ा सा लंबा सवाल है इनका, बट एक एक करके प्लीज इनकी हेल्प कीजिए। मुकेश जी, एक चीज और जानना चाहती हूँ, SIPs कब से कर रहे हैं आप? यानी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की क्या वैल्यू होगी, अगर आप एक अंदाजा दे सके? तो अराउंड 17 लाख है। 17 करेक्ट? या 17। ओके, उसके अलावा तो बताइए विकास जी क्या सजेशन? सी मुकेश जी, आपका ना आपके PF की डिटेल्स हैं आपके पास, और टर्म इंश्योरेंस भी हैं आपके पास, वो सारी डिटेल्स हैं। तो मैं विकास जी, PF, VPF, NPS में भी 40,000 की इनकी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं इनके पोर्टफोलियो में। जी मुकेश जी, आप अभी 80,000 का SIP करें, विच इज अ वेरी नाइस अमाउंट टू मीट योर गोल्स। बट प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है आपका। जैसे लॉन्ग टर्म में रिटायरमेंट जो आपका गोल है कि आप करंट वैल्यू 1 लाख रुपए आपको विड्रॉ करना, और फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से रफली वो 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट आपको आएगी, तो आपको 3 करोड़ तो उसमें जमा करने पड़ेंगे आपके रिटायरमेंट किटी के हिसाब से। बिकॉज आई फील आपने जो इंटीरियम गोल दिए हैं, जैसे आपका बाहर घूमने वाला गोल हो गया, या इंटीरियम पीरियड में आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट चाहिए, यदि आप करंट सिनेरियो में जाएंगे तो आप ये अचीव नहीं कर पाएंगे। बिकॉज अभी आपने जैसे जानकारी दिया कि 17 लाख आपके पास में एग्जिस्टिंग किटी है, और यदि आप जो अभी SIP कर रहे हैं 40,000 रुपया म्यूचुअल फंड में और 40,000 रुपया ट्रेडिशनल फंड्स में, तो आपका पहला टारगेट जो 20 लाख की रिक्वायरमेंट है वहां तक तो कंप्लीट हो जाएगा। आपके बीच में 2-3 रिक्वायरमेंट जो और भी आ रहे हैं इंटरिम पीरियड के, वो भी मैं बोलूंगा कि 17 लाख की वजह से वो थोड़े पूरे हो जाएंगे, लेकिन आपका रिटायरमेंट वाला जो गोल है वो काफी शॉर्ट पड़ता है। तो आप एक तो
मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपने जैसे हाइब्रिड फंड्स लिए हुए HDFC हाइब्रिड या कोटक हाइब्रिड, आप रिटायरमेंट के पास जब आने लगेंगे, लाइक मे बी 2-3 साल पहले, तब आपको इन फंड्स की जरूरत है, जब आपको एक रेगुलर इनकम और वो सब चाहिए। अभी आपके पास में 5-7 साल का टाइम होराइजन है, तो आप थोड़ा सा रादर देन हैविंग दिस डेट इक्विटी फंड या हाइब्रिड इक्विटी फंड, आप जो दूसरे वाले फंड्स हैं आप उसमें कंटिन्यू करिए। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फंड भी कम करने पड़ेंगे, बिकॉज आपके फंड की लिस्ट काफी बड़ी है। सो ये 2 फंड आप स्टॉप करिए। दूसरे फंड्स में आप SIP बढ़ाइए अपना, और उसके बाद जो एक कैलकुलेशन पर्पज से, क्योंकि आपने शायद यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट करंट के हिसाब से इतनी है, तो 12 साल के बाद में कितनी रहेगी। तो रिटायरमेंट के हिसाब से यदि आपको 2 लाख रुपया विड्रॉ करना है, और मैं एज्यूम करता हूँ कि आज से 12 साल के बाद में आपकी पोर्टफोलियो यील्ड साल की 8% के आसपास आती है, तो आपको 2 लाख रुपए का मंथली विड्रॉल मिल सकता है या इनकम मिल सकती है। तो 3 करोड़ को करने के लिए 80,000 पर मंथ आज की डेट में सफिशिएंट नहीं है, तो आप इसको बढ़ाइए अमाउंट को। और ऐसे जैसा दीपाली जी भी ने भी देखा कि आपका नंबर ऑफ फंड्स काफी हैं, तो उसको आप कट डाउन करिए। एंड अभी मैं इतना ही बोलूंगा, क्योंकि आपने जो अभी इंफॉर्मेशन दिया कि आपके पास में 17 लाख रुपए है, तो अगर मैं उसको कैलकुलेट करता हूँ तो प्रोबेबली जो मेरी कैलकुलेशन आपके खाली SIPs को देख के थी, उसमें थोड़ा सा कुशन जरूर मिलता है, लेकिन स्टिल 3 करोड़ प्लस आपकी बेटी की जो शादी है और उसकी पढ़ाई है, और इंटीरियम पीरियड में आपको जो रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है, फॉर एग्जांपल आपने बेटी की पढ़ाई में जो 20 लाख बोले थे, वो 22.5 लाख की फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से उतनी रिक्वायरमेंट हो जाएगी आपकी। आपके जो बेटी की शादी के लिए आपने 5 साल के लिए जो अमाउंट तय किया था, वो अगर आप फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से देखते तो 80 लाख की रिक्वायरमेंट है। तो टारगेट बहुत शॉर्ट पड़ता है अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने। मैंने ये जो कैलकुलेशन आपको दी है वो रफली 6% इन्फ्लेशन को लेके दी हुई है। तो आप SIP अमाउंट बढ़ाइए, और डेट फंड्स जो है अपने म्यूचुअल फंड वाली कैटेगरी के, उसको बंद करिए। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो पर सलाह दी गई है, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं अपनी रणनीति, आप अपने गोल्स को भी अचीव कर सकेंगे। पोर्टफोलियो को थोड़ा छोटा कर लीजिए। चलिए, शुक्रिया विकास जी, आप शो में आए, आपने सभी क्वेरीज को सॉर्ट किया। ब्रेक में जाते वक्त आप विकास जी के टॉप 4 फंड्स भी नोट कर सकते हैं, ये उन व्यूअर्स के लिए हैं जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप नोट कर लीजिए इन फंड्स को जो विकास जी की चॉइसेस है। थैंक यू विकास जी फॉर बीइंग ऑन द शो। और इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।